राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी में अध्यक्ष के तौर पर एक नए और युवा चेहरे की तलाश साल 2009 में महाराष्ट्र के नेता नितिन गडकरी पर खत्म हुई। आरएसएस और बीजेपी के इस चुनाव से सब हैरान थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे और बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी को उनके विरोधी नागपुर का नेता कह ये जताने की कोशिश करते रहे कि वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए मिसफिट हैं। लेकिन गडकरी ने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही गुटों में बंट चुकी बीजेपी और एक दूसरे पर छींटाकशी करते नेताओं को अनुशासन में रहने का सख्त संदेश देकर ये जता दिया कि वो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए पूरी तरह से फिट हैं। विपक्ष के तौर पर पूरी तरह से विफल दिख रही बीजेपी में नए विचार और नई जान का संचार करना गडकरी का मुख्य उद्देश्य था। पार्टी का वजन बढ़ाने और अपना वजन घटाने का संकल्प करने वाले गडकरी इसे कहां तक पूरा कर पाए, आज अनुराधा प्रसाद पूछेंगी नितिन गडकरी से आमने सामने में। नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। वेलकम टू द शो नितिन जी। नमस्कार। ये बताइए कि काले धन के मुद्दे पर बीजेपी जो है और प्रमुख विपक्ष पार्टी है वो रामदेव और अन्ना हजारे के पीछे खड़ी हुई है। माना कि अडवाणी जी ने काला धन का मुद्दा उठाया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी इस मुहिम को कैप्चर नहीं कर सकी और आज की डेट में वो अन्ना हजारे और रामदेव के पीछे खड़े हैं? क्या हो गया बीजेपी को? इन विषयों को निकालने का काम अगर किसने किया तो बीजेपी ने किया। 2G स्पेक्ट्रम का सबसे पहले भ्रष्टाचार राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने निकाला है। इसलिए कॉमनवेल्थ गेम के बारे में लोकसभा में और लोकसभा के बाहर दोनों जगह पर यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और हर समय उसको आगे लाया। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण इतनी जागरूकता लोगों में हुई और लोगों के मन में यूपीए सरकार के प्रति इतनी चिढ़ पैदा हुई कि जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे उनके मन में भी जो क्रोध और एक मन में जो क्रोध की भावना तीव्र हुई, उसके प्रतीकात्मक रूप से फिर अनेक लोग उसमें आगे आए और उसमें से फिर रामदेव बाबा का आंदोलन एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी है। अगर आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने शुरू किया और इसको उठाया, माना रामदेव और अन्ना हजारे आज की डेट में उनका चेहरा सबसे आगे, बीजेपी पीछे खड़ी है। देखिए, सवाल ये है कि देश में काला धन कैसे वापस आएगा? लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज तो आप उठाएंगे ना? नहीं, देखिए इससे क्या एज अ पॉलिटिकल पार्टी हाउ कैन यू डिनाई इट? देखिए, मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं कि हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो देश के लिए उससे भी ऊपर उठकर होती है। हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। ये जरूर है कि हम चुनाव लड़ते हैं, पर चुनाव लड़ना और राजनीति ये हमारा आखिरी मकसद नहीं है। न रामदेव बाबा राजनीतिक पार्टी है, न अन्ना हजारे पार्टी है। लेकिन ये एक सामाजिक आंदोलन है, उनको करने का अधिकार है और उनने करने से न कोई हमारी नुकसान हो रहा है और हमारे करने से न और किसी का नुकसान हो रहा है। ये आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय, बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रीय मुद्दा है, तो फिर आप कांग्रेस से मिल बैठ के बात कीजिए, क्योंकि अगर राष्ट्रीय मुद्दा है तो फिर तो दोनों पार्टियों को, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे एक साथ आना चाहिए। तो इसमें अड़चन क्या है? आप पहल कीजिए ना। आपने पहल की कांग्रेस से बात करने की या सरकार से बात करने की? देखो, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। इस देश में डकैत लुटेर जैसे घुसते और देश को लूटते हैं, वैसे डकैत और लुटेरों जैसा काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ जाए 2G स्पेक्ट्रम में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान में हमारे जिस संस्था को मान्यता है वो CAG कह रही है। कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कांग्रेस पार्टी बोलना नहीं चाहती। मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद नाम जाहिर नहीं करना चाहती। इसका कारण ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार करे वो नाम कैसे आगे लाएगा? जिसका मुंह काला होगा वो अपने नाम कैसे जाहिर करेगा? और इसलिए कांग्रेस पार्टी बैठने की बात तो छोड़ो, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए, जिस रामदेव के पीछे आज आप लोग खड़े हैं, उन्हीं रामदेव ने जब कांग्रेस के साथ डील कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता है कि ये मुद्दा इस तरीके की संजीदा चीजें नहीं रह गई थी? इट वाज नॉट, ही वाज डूइंग अ डील एट वन एंड एंड आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो है आपके भी थॉट प्रोसेस में। चलो, चूंकि ये मुहिम बन गई तो इसमें पीछे लग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आखिर बैंड पार्टी है कि तमाशा पार्टी है? 4 मंत्री जाकर एयरपोर्ट पे जाकर रामदेव बाबा को बात कर रहे हैं, उससे बिल्कुल जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति से भी ज्यादा उसका स्वागत करके वहां पहुंचे।
और इधर इनके पार्टी का एक नेता कह रहा है कि वो ठग है। मैंने माना इनमें कोई कॉर्डिनेशन है। कांग्रेस और रामदेव के बीच में जो कुछ चल रहा है, लेकिन मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि बीजेपी एज अ पार्टी उनके पीछे आज खड़ी है, तो बीजेपी को भी तो ये सारी बातें पता है, ऐसा तो है नहीं सबके सामने, देश के सामने ये सब हो रहा था। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो रामदेव बाबा हो या और कोई भी हो, कल कम्युनिस्ट भी है, किसी प्रकार के भी लोग हैं, लोकतंत्र में निहत्थे लोगों पर, निरपराध लोगों पर, जो केवल कालाधन वापस लाओ ऐसा कह रहे हैं, जो ये कह रहे कि देश से भ्रष्टाचार मिटाओ, ऐसे लोगों पर जो हल्ला किया गया पुलिस के द्वारा और इस प्रकार से उनको घेर कर महिला पुलिसों को जिस प्रकार से मारा गया, रामदेव बाबा ने कहा मेरे कपड़े उतारे गए और उनको पीटा गया और आखिर वो महिला के कपड़े पहनकर वो बाहर निकले। ये सब जो तमाशा है, क्या इस देश में लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को इस प्रकार से पीटा जाएगा, महिलाओं को, बालकों को कुचला जाएगा? और जो इस घटना के खिलाफ हम बोले, देखिए पहली बात मैं आपको, बीजेपी इतनी सस्ती और चिल्लर पार्टी नहीं कि पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, दौड़ जाओ फिर आओ हिसाब करो। देखो मैं ऐसे राजनीति नहीं करना चाहता। इस देश में अच्छे काम के लिए सबको आंदोलन करने का भी अधिकार है, कोई भी कर सकता है, और जो अच्छे काम के लिए कुछ बोलेगा उसके साथ अगर कोई लोग आते तो उसमें गलत भी नहीं है। रही बात रामदेव बाबा की, रामदेव बाबा ने जो आंदोलन शुरू किया था ना, उन्होंने हमको पूछा, न समर्थन मांगा, न हमने उनको दिया। और रही बात आप जो बार बार कह रही कि हम उनके पीछे खड़े हैं, देखो लोकतंत्र में किसी के साथ भी, अन्ना हजारे साथ हो या कि रामदेव बाबा हो या और कोई भी हो, किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले पार्टी के रूप में हमने उनका उस बात के लिए समर्थन किया। देखिए रामदेव बाबा रामदेव के अनशन के ऊपर जो कुछ भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद धरना प्रदर्शन किसने किया? बीजेपी ने किया, जाकर के अनशन सत्याग्रह उन्होंने राजघाट पे किया। साध्वी रितंबरा उनके साथ दिखी, वो आपके संघ परिवार की हैं। अशोक सिंघल जाके वहां बैठे और जब उन्होंने उनका पूरा व्यक्तित्व वो आया स्टेटमेंट कि हम इन रामदेव के साथ में खड़े, तो इस बात को पूरा देश कैसे मान ले? उसके बाद आपकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनसे मिलने जाती हैं बाकायदा हरिद्वार। तो ये बात आप जो कह रहे हैं कि हम उनके पीछे नहीं खड़े, कोई मानने को तैयार नहीं है। अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के हैं, साध्वी रितंबरा जी उनका भी विश्व हिंदू परिषद का रिश्ता है। मुझे बताइए कि क्या इस देश में आपकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो गई ना मिलने? क्यों नहीं जाएगी? ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या इस देश में? तो लोकतांत्रिक आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपने ये कह दिया कि वीएचपी और उसके जो लीडर है उनसे हमारा कोई मतलब संबंध नहीं है। ये देखिए, एक पहली बात समझिए, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए कि विश्व हिंदू परिषद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उनके निर्णय वो तय करते हैं जिसके साथ हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं। हाँ बिल्कुल ये सच है। मतलब ये स्टेटमेंट जा रहा है कि वीएचपी के साथ बीजेपी का कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंध नहीं है। आप देखिए, दोनों अर्थों को जोड़कर मत करिए। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी रामदेव के साथ जितनी साथ में दिखी उतनी अन्ना हजारे के साथ में नहीं दिख रही, क्या बात है? पहली बात, हम अन्ना हजारे जी के आंदोलन में भी हमारी सहानुभूति थी, शुभेच्छाएं थी। रामदेव बाबा के भी आंदोलन के बारे में हमारी शुभेच्छाएं थी, हमारी सहानुभूति थी। हम दोनों जगह पर क्रियाशील रूप से न कहीं गए थे, न हमने हमारे कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था। एक बात जरूर थी कि जिस बात के लिए दोनों आंदोलन कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार मिटाने का कार्यक्रम हो या विदेशी धन वापस लाने का हो, दोनों बातों को हमारा समर्थन था। हम कब आए इसमें आप देखिए, जिस दिन रामलीला मैदान पर रात को निहत्थे लोगों पर जिस प्रकार से पिटाई गई। अब ये स्थिति जब कोई लोकतंत्र में होती है, मेरी बात तो छोड़ो, अमेरिका की सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुस्तान के काम में हस्तक्षेप हमको करना नहीं है, पर जो कुछ हुआ वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया ने भर्त्सना की है, और ऐसे समय अगर भर्त्सना करके अगर इस घटना के खिलाफ अगर हम राजघाट पर बैठते हैं तो इसमें क्या हमने गलत किया? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामदेव बाबा ने कांग्रेस या सरकार के साथ डील कर रहे थे, तो वो क्या डील थी? और लोग ये पूछ रहे कि रामदेव बाबा और बीजेपी के अंदर क्या डील है? देखो, हमारी और रामदेव बाबा की डील अगर कोई है तो जो कोई मायका लाल हो, कांग्रेस में बैठा हो, वो उसके बाद सीबीआई है, सीआईडी है, ये सब कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है, इनकी कंपनियां सब। अगर होगी तो जाहिर करें कि रामदेव बाबा को अड़चन में लाने के लिए और उस आंदोलन के बारे में ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय बीजेपी इस कहने के लिए जानबूझकर गलत प्रचार करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है, और वो कह रहे हैं। इस तरीके की बातें आ रही है मीडिया में कि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं उनके पतंजलि
ट्रस्ट पर और उनके जो पार्टनर हैं आचार्य बालकृष्ण पर और जिस तरीके की बातें आ रही हैं मीडिया में सामने आ रही हैं कि इतने 1700 या 1800 करोड़ का एम्पायर और ये और वो, और साथ में फर्जी पासपोर्ट का भी मसला आचार्य बालकृष्ण के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि उनका भी दामन जो है वो बिल्कुल पाक साफ नहीं है? मुझे लगता है क्यों ये सब बातें आई, ये रामदेव बाबा जब एयरपोर्ट से उतरे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, और ये इनके साथ 4 मंत्री बैठकर उनको इतना आदर से मिलने के लिए क्यों गए? तब कुछ नहीं था। जब रामदेव बाबा का आंदोलन जब भारी पड़ने लगा और मुंह काला हुआ कांग्रेस पार्टी का, अब जब सब ओपन होने लगा, एक्सपोज हो गई पार्टी, तब बैठकर अंदर में झगड़े हुए, तब कोई एक नेता एक बयान देता है, एक सरकार में एक बयान देता, तब ये सब तमाशा खड़ा किया। उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत वो योग विज्ञान का, आयुर्वेद का प्रसार करते, दवाइयां तैयार करते, योग प्रशिक्षण देते, लाखों लोग उनके यहाँ जाते। लालू यादव उनको कॉर्पोरेट बाबा बोल रहे हैं। लालू यादव का छोड़ दीजिए ना, लालू यादव को क्या रिएक्ट करना चाहिए? अगर ये चारा खाने वाला है, जिसने अपने जिंदगी में चारा खाया, उसमें भ्रष्टाचार किया, पर आप मानते हैं कि वो बाबा का कॉर्पोरेट फेस है? देखो, लालू यादव का दुख ऐसा है कि बाबा यादव है और लालू यादव जी की भी ताकत यादव समाज में है। तो ये आज बाबा को जो पीटा गया, उससे मुझे बहुत लोग मिले, यादव समाज के भी लोग मिले, वो बड़े नाराज हैं। और यादव समाज के लोग अब बाबा के साथ जा रहे हैं इसके बारे में, इसके लिए शायद लालू यादव दुखी, क्योंकि इनकी जात पर राजनीति चलती है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की राजनीति यादव के भरोसे है। अब ये तीसरा यादव एक पावरफुल तैयार हो गया लोगों में, जिसका मान सम्मान है, तो शायद वो उनका दुख का विषय हो सकता है। दिग्विजय सिंह जिनके खिलाफ आपने उमा भारती को उतारा है? अरे नहीं, वो कौन उमा? हम दिग्विजय सिंह को देखो, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आज तक ऐसा, जरा थोड़ा सा उनकी पार्टी में उनको सीरियसली लेती नहीं, उनको छोड़ दीजिए आप। दिग्विजय सिंह पर क्या आप लोग कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं? कौन दिग्विजय सिंह? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, यूपी में कांग्रेस के, आपके मुंह से भी ऐसे नाम शोभा नहीं देते, मैं भी नहीं बोलता, मेरे स्टेटस को भी नहीं शोभा देता, जिनकी पार्टी सीरियसली लेती। दिग्विजय सिंह जिनके खिलाफ आपने उमा भारती को उतारा है? अरे नहीं, वो कौन उमा? हम दिग्विजय सिंह को देखो, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आज तक ऐसा, जरा थोड़ा सा उनकी पार्टी में उनको सीरियसली लेती नहीं, उनको छोड़ दीजिए आप। उन्होंने कुछ अगर गलत बोला, रोज बोलते हो, उनको उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए, उनका ठिकाने पर नहीं है अभी, जरा छोड़ दीजिए उनको। आपकी पार्टी को नचनिया पार्टी कहते हैं और खुलाआम कह रहे हैं, मतलब जोर जोर से डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ये बीजेपी क्या है, नचनिया पार्टी है। जाने दीजिए उसको, वो दिग्विजय सिंह की सेहत देखते हुए उनको माफ कर देना चाहिए। क्यों सेहत की? आप उनकी सेहत में क्या गड़बड़ी हो गई? वो जरा मैंने सुना है कि वो ठीक नहीं, छोड़ दीजिए। हमको देखिए, मैं बताता हूँ, देशभक्ति के गानों पर हमने 24 घंटे का अनशन किया था। अब तो 24 घंटे भाषण नहीं चल सकते। अब देशभक्ति के गानों पर अगर लोग झूमे तो वो नचनिया होते हैं, नाचते हैं, तो ये दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को लखलाब रहे ऐसे आर्गुमेंट, मुझे लगता है उसमें उसके ऊपर कमेंट्स करना भी मेरे स्टेचर को शोभा नहीं देता, मैं उनका नाम तक नहीं लेता। चलिए, मैंने माना, लेकिन वो चिल्लर नेता है, और वो जो ऐसे, उनकी पार्टी भी उनको ओन नहीं करती बहुत बार बोलने के बाद, और उनके ऊपर प्रतिक्रिया देना है अपने, मुझे ठीक नहीं लगता। आपका एक स्टेटमेंट आया था कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया दिग्विजय सिंह का। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, इसलिए ऐसा बोलते होंगे, तो इसलिए माफ कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उनकी पार्टी भी उनको 3 बार उनके बातों पर पलट चुकी है। ओसामा जी, अरे वो तो जैसे कांग्रेस पार्टी जो है, वो अफजल गुरुजी, ओसामा जी, वो उनके कट्टर समर्थक है, उनके बारे में उनके मन में सद्भावना है। गडकरी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पार्टी का क्रिटिसिज्म हुआ, उभर के आए, वो नाचने वाला दृश्य बार बार, क्योंकि सारे टेलीविजन कैमरास वहां पे थे, वहां नाच हुआ, राजघाट पर वो नाच हुआ है। सुषमा जी एक कद की नेता है, और जो गाना था वो देशभक्ति के गाने थे, और हमारे प्रॉब्लम 24 घंटे का हमने सत्याग्रह किया था। अब रात को भाषण नहीं कर सकते कोई, और भाषण नहीं कर सकते तो फिर कोई गीत गा रहे थे, कोई ये कह रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे देशभक्ति के गीत गाए। अब गाते समय जब देशभक्ति के गीत आए तो उसमें कार्यकर्ता उसको जल्लोष के साथ गाने लगे। मुझे बताओ, रंग दे बसंती शोला, ये भगत सिंह का गाना अगर कोई गाते हैं, लड़के गाते हैं, लड़कियां गाते हैं, आप उनको नचनिया बोलोगे? वो अनशन किस लिए था? नहीं, मुझे वो किस चीज के समर्थन में? पहली बात मैं आपको बता, तो वही एग्जैक्टली यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखो, और ये सवाल हम एक और मैं बात बताऊं, आज की ही बात है
कि शांता कुमार जी ने इंदौर में ये बोला है कि सुषमा जी को वहां पर नहीं डांस करना चाहिए था। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूं कि जहां तक देशभक्ति के गाने के ऊपर वो नाच भी नहीं था, जोश के साथ अगर कोई थोड़ा खड़ा होकर कुछ कहते हैं और देशभक्ति की भावना व्यक्त करती है तो उसको उस प्रकार से लेना चाहिए। मसला थोड़ा सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी। देखिए, मुझे बताइए, आखिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक देशभक्त नागरिक है, देशप्रेमी है, राष्ट्रवादी है, तो कोई उसको डांस नहीं कहता, कोई नाच नहीं कहता। वो देशभक्ति की भावना एक प्रकार से बात अपने मन से वो उत्साह के साथ आती है और वही भावना उन्होंने व्यक्त की, उसमें कोई गलत किया ऐसा मुझे लगता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि काले धन के मुद्दे पर या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार लोग ये सवाल जरूर करते हैं कि बीजेपी आखिर येदियुरप्पा को क्यों नहीं हटाती। इतना सारा मुहिम खोल रखा है लेकिन येदियुरप्पा नहीं दिख रहे हैं। लेकिन पार्टी अध्यक्ष के नाते में ये पूछना बहुत अच्छा हुआ आमने सामने में आप आइए। अभी मैं भी सामने, आप सामने और मैं आमने हूं, आमने सामने। येदियुरप्पा ने कोई लैंड डील नहीं किया। ए लॉ विच इज पास्ड बाय कर्नाटक असेंबली गिविंग प्रिविलेज एंड पावर टू द चीफ मिनिस्टर फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज, वो जो डीनोटिफिकेशन ऑफ लैंड, डीनोटिफिकेशन ऑफ लैंड जो कानून पास किया उसमें मुख्यमंत्री करके उनको अधिकार मिला है। इसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री एस.एन. कृष्णा, धर्म सिंह जी, बाद में कुमार स्वामी, देवे गौड़ा जी, इन्होंने इस प्रोविजन का ये जो हमारी येदियुरप्पा है इनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा उपयोग करके अनेक डीनोटिफाइड लैंड किए हैं। येदियुरप्पा ने भी इस समय एक लैंड का डीनोटिफिकेशन किया था। करने के पहले बाद में वो केस भी नहीं कर दी। एक बात बताओ, डीनोटिफिकेशन किया, पहली बात उन्होंने लीगली, लॉजिकली और इथिकली सही किया। उसमें एक बात बताइए कि अगर और प्रीवियस चीफ मिनिस्टर्स करते हैं तो क्या वो जस्टिफाइड है कि आप भी करें? आप लोग हमेशा एथिक्स की बात करते हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए। और ये क्या लाजमी है कि आपने डी नोटिफाई किया और वो सारा का सारा लैंड और वो जो लैंड है और उसकी जो अल्टीमेट ओनिंग जो है वो इनकी फैमिली की तरफ जा रही है? पहली बात आपको बताता हूं, डी नोटिफिकेशन ऑफ लैंड ये डिसीजन 100% लीगल है। उसमें थोड़ा सी बात जो है वो जिसके लिए मैंने कहा था कि ये जो लैंड थी ये उनके लड़के के नाम पर थी और लड़के के नाम पर जो लैंड थी उसका उनने डीनोटिफिकेशन किया। ये लीगल जरूर है, कोर्ट में गया तो भी कुछ जा सकता कोई, ये लीगल है, पर लड़के के लैंड के लिए अपने अधिकार को उपयोग करना ये अगर नहीं करते तो ठीक होता। ये मैंने कहा है। आई ऑलवेज गो बाय रियलिटी, आई एम नेवर बिलीव इन परसेप्शन। जो रियलिटी है उसका मैं असेसमेंट, मैंने पूरे कागज देखे, मैंने चेकिंग किया। केवल सब मीडिया कह रही है ये बदमाश है, ये चोर है, निकालो इसको, निकालो, मैं निकाल दूं, ये काम मैं नहीं करूंगा। देखो, चलिए मैं एक येदियुरप्पा के साथ में एक और बात मैं पूछती हूँ कि बेल्लारी ब्रदर्स जिनके कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, आजकल बेल्लारी ब्रदर्स बीजेपी के अंदर उनके कारण खलबली बच रही है। ये जो स्टेटमेंट आए कि उनको मैंने नहीं रखा, उन्होंने रखा, नहीं उन्होंने नहीं रखा, मैंने रखा, ये क्या हो रहा है? पहली बात बताता हूं आपको, मैं एक मर्द राजनीतिज्ञ हूं। लोग क्या कहते हैं और बोलते हैं इसके ऊपर नहीं मैं विचार करता। मुझे पहली बात, आपको बहुत अच्छा हुआ यह अवसर आपने दिया है। जिन लोगों ने हमारे पार्टी के बुरे दिनों में हमको साथ दिया है वो हमारे साथ है। दूसरी बात, जब हमारी सरकार बनी उस सरकार बनाने में भी उनका सहयोग था, उनकी मेहनत थी, उनके परिश्रम थे। आज उनके ऊपर इंक्वायरी चालू है, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चालू है। उनके ऊपर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस का जो गुस्सा है, इसकी कांग्रेस पार्टी को कीमत चुकानी पड़े। आप देखो, मेरे वाक्य को अच्छी तरह से याद रखो। अगर कोर्ट में और लोकायुक्त में अगर रेड्डी जी के ब्रदर्स के खिलाफ अगर कोई निर्णय आता है तो निश्चित रूप से आपको मेरे उस बात में वजन है। मैं तो रेड्डी जी से जो बियॉन्ड बात है, आपकी पार्टी को वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि फिर सुषमा जी का ये बयान क्यों आया कि मैंने रेड्डी बेल्लारी ब्रदर्स को नहीं बनाया, इट वॉज अरुण जी थे, अनंत कुमार जी थे, येदियुरप्पा जी थे, उन लोगों ने बनाया। और मैं तो इसके खिलाफ थी कि तीनों के तीनों। आउटलुक में इतनी बड़ी मुलाकात आई, 2 वाक्य पूरे मीडिया ने उठाया। ये इसलिए उठाया क्योंकि इस तरीके की बातें मीडिया में होती रहती कि बीजेपी के 2 जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं राज्यसभा में, अरुण जेटली जी और सुषमा जी में नहीं पटती है, तो ऑब्वियसली ये तो कहीं पर मिर्ची लगेगी ना। ये बात अगर स्टेटमेंट दिया जाएगा तो कैसे मीडिया नहीं लगी तो आप जैसे सब लोग उस पर मिर्ची के पॉकेट लेकर अरे कोई आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको मीडिया क्या माने? पहली बात है कि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब एक आधे बार एक स्टेटमेंट दे जाता है, दूसरे को पता नहीं रहता, दूसरी जगह बोल देता, तो कभी अंतर आता है, उससे गलतफहमियां पैदा होती है। जहां तक अरुण जी और सुषमा जी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों मिलकर लोकसभा और राज्यसभा में बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन अच्छा है। कभी कभी मीडिया में बोलते समय एक आधे बार एक व्यू पॉइंट एक आधे बार व्यक्त होता है, वो दूसरे को पता नहीं होता, दूसरा कुछ व्यू पॉइंट व्यक्त करता है, उससे कुछ कभी कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाता है, वो लोकतंत्र में चलता है। ये बताइए, जब आप पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो आपका जो एक स्टेटमेंट आया था कि मैं सबको लेके चलूंगा, पार्टी में कोई एक दूसरे की खिलाफत नहीं करेगा और मैं इसके प्रति बहुत आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। मैं इस पार्टी के अनुशासन को मैं ये समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि लोग बातें न करें, मीडिया में बातें न करें, ये न करें, लेकिन उसके बावजूद ये सब बातें हो रही हैं। अभी कुछ तो नहीं होता। क्या आपकी कहीं कुछ आपकी अध्यक्षी में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? थोड़े दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया, कोई आपकी कोई बात मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए उन्होंने। आप जो बोल रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि आपके आने के बाद हमको आपके पार्टी से कोई न्यूज मिलती नहीं, आपने बहुत प्रकार से एकदम इस प्रकार को कर दिया है माहौल कि हमको कोई चर्चा नहीं करता, कोई बताता नहीं। हमारे पार्टी की लगभग जो बातें आती थी बाहर वो बंद हो गई। आज मीडिया से कोई आप जो रिकॉर्ड बातचीत नितिन गडकरी का डंडा चल रहा है क्या पार्टी पे? देखो आपका भी बहुत बड़ा विचार है, अगर चल रही है तो आप अध्यक्ष होने के बाद क्यों चल रही है, आपको कोई सुनता नहीं, नहीं चल रही है तो फिर आप डंडा चला रहे, यानी हम आगे गए तो भी दोषी, पीछे गए तो भी दोषी। जब पब्लिक स्पेस में जब होते हैं तो ऐसी बातें तो होंगी। पहली बात ऐसी है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी है, एक मैडम मालकिन है और बाकी नौकर काम कर रहा है, स्टॉप मन लगे स्टॉप, स्टार्ट मन लगे स्टॉप, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में सब मिलकर प्रतिभाशाली नेता है, एक एक की अपनी ताकत है और इसलिए वो काम करते समय कभी मतभिन्नता होती है पर मनभेद नहीं होने चाहिए, ये पर वो कोई विशेष लोग तो यही पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि किस लीडर को लेके बीजेपी आगे जाने वाली है। सामने होना आमने तो सामने क्या ये मान लें कि नितिन गडकरी जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा है बीजेपी का? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और अपने जीवन के जो मेरे 25 साल है वो देश, समाज और गरीब व्यक्ति के लिए मैंने दिए हैं। हमारे पास लाइन से एक नेता है जो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, पर हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कौन है ये तो बता दीजिए। नहीं, सभी साथ में ना। अच्छा चलिए, नाम गिना दीजिए कि किनके नाम जो है उस वक्त आएंगे सामने। कितने सारे आपके तो बतेरे लीडर्स हैं। आज मैं इतना ही बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे आपके लीडर्स हैं। देखो, अडवाणी जी है, सुषमा जी है, अरुण जी है, नरेंद्र मोदी है, बाद में राजनाथ सिंह जी है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी है, नितिन गडकरी है, मैं नहीं हूँ। सिनेमा स्कोप में इतने सारे स्टार्स को जब आप लेके जाएंगे तो उसमें लोग तो ये तो पूछेंगे कि भाई हीरो कौन है, कैरेक्टर आपने सब दिख गए। आपने वो हिंदी फिल्म में देखी क्या? 70 mm में जिस तरीके से आपने मनमोहन देसाई की फिल्में होती थी उसमें बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स होते थे। मनमोहन देसाई के एक फिल्म में 4 हीरो रहते थे। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन एक हीरो होता था, एक अमिताभ बच्चन जरूर होता था या एक धर्मेंद्र होता था। आज की डेट में देखिए, हमारी फिल्म 4 हीरो की है, 5 हीरो की है, पर सिल्वर जुबिली तो होने वाली है। बीजेपी ने उमा भारती को जिसे कह सकते हैं तड़ी पार कर दिया मध्य प्रदेश से। हमने किसको तड़ी पार नहीं किया और तड़ी पार करने के ऑर्डर निकालने वाली हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये बताइए कि बीजेपी ने उमा भारती को जिसे कह सकते हैं तड़ी पार कर दिया मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में लाके बैठा दिया। ये कहाँ का तड़ी पार किया? कौन सा ऑर्डर मिल गया आपको तड़ी पार करने का? किसने बताया आपको? वो आपने उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना दिया। अगर उमा भारती हमेशा से मध्य प्रदेश में काम करती रही हैं। मुझे बताइए, देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान और कुछ और नेता नहीं चाहते थे। बहुत दिनों से उमा भारती तो कोशिश में थी। देखिए, उनकी बीजेपी पहली बात आपको पता है कि हमने किसी को तड़ी पार नहीं किया और तड़ी पार करने के ऑर्डर निकालने वाली हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। उमा भारती जी को जो जिम्मेदारी दी है, आने वाले 11 महीने में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस चुनाव में पूरी तरह वो फोकस करे। पर मध्य प्रदेश में वो काम करेंगी? जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी? अगर उसको मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कहीं बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएगी, वो निश्चित जाएगी। मतलब उनके बुलाने पर डिपेंडेंट? अरे भाई, पार्टी उन्हें और कोई बुलाएगा तो जाएगी ना। देखो, अभी वो भोपाल में उनके भाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो गई, वो मध्य प्रदेश। आप चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में पार्टी का काम करे? नहीं, अभी तो मैंने उनको उत्तर प्रदेश का काम दिया हुआ है ना। उन्होंने कहा कि वो री इंजीनियरिंग करेंगी और उनका नारा होगा राम मंदिर से राम राज्य।
तो क्या ये मान लिया जाए कि वापस राम का नाम से फिक्स जो है वो बीजेपी के एजेंडा में रहेगा फिर से? राम राज्य की कल्पना ये आदर्श राज्य की कल्पना है। और रहा राम मंदिर का मुद्दा, अब तो कोर्ट ने निर्णय दे दिया, ये साफ हो गया। जिस बात के लिए हम आंदोलन करते थे कि जो विवादित जगह है वो प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान है, अब इसका निर्णय न्यायालय ने दिया है, अब ऊपर के न्यायालय में चल रहा है केस। मैं तो मानता हूं कि प्रभु रामचंद्र देश की अस्मिता के, इतिहास, संस्कृति के प्रतीक है। सबकी सहयोग से, सभी धर्मियों के सहयोग से अगर भव्य राम मंदिर निर्माण हो तो मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। रही बीजेपी की बात, राम मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं। क्या उमा भारती बीजेपी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा है? उमा भारती भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रचार करने वाली एक प्रमुख नेता है। वो विल बी सीन एज द लीडर। क्या होता है, थोड़ा सा कौन सा प्रोजेक्ट आपको ये सब क्यों? हमारे यहाँ वरुण गांधी एक अच्छा युवा चेहरा है, उमा भारती का चेहरा है, कलराज मिश्र का चेहरा है, राजनाथ सिंह जी प्रदेश के राजनीति में राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री करके उनके पूरे कार्यकाल को लोग अच्छी तरह से याद करते हैं। हमारे अध्यक्ष शाही जी वो है, वहां अनेक प्रकार के क्षमतावान नेता है। हम लोकतांत्रिक पार्टी है। क्यों मध्य प्रदेश में आप उस वक्त उमा भारती का चेहरा लेके गए थे ना, तो ऐसा तो है नहीं, आप भी तो किसी का एक चेहरा लेके ही जाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम गुजरात में चुनाव लड़े, हाँ, तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर हम लोग मध्य प्रदेश में लड़े। तो पूछ रही, तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन लड़ेंगे तो किसके नाम पर लगे? जब उचित समय वक्त आएगा तो हम नेता का नाम जाहिर करेंगे। उमा भारती हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार जो स्टार कैंपेनिंग करने वाले 4-5 नेता रहेंगे उनमें प्रमुख रहेगी, और जो पार्टी ने काम दिया वो करेगी। उन्होंने प्रेस में भी कहा है, उन्होंने और तो मेरा कहा विश्वास जो एक पंच, मैं तो एक उड़ता पंछी हूँ जो जहाज पर वापस आ गया। लेकिन जहाज पर पंछी को आने में टाइम क्यों लगा? पिछले 2 साल से उनके आने की बात चल रही थी। बहुत सही सवाल है। उसमें क्या होता है कि पंछी और जहाज, उसको आने के लिए थोड़ा डिस्टेंस था, जब नजदीक आया तो पंछी बैठ गया। सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए जो ये बताइए, जो कंफ्यूजन हो रहा था पार्टी के अंदर कि उमा भारती जैसे फायर ब्रांड लीडर को यहाँ नहीं लाया जाए, और तमाम बातें उठ रही थी। क्या बात करें? 2 साल पहले अडवाणी जी ने ये का क्लियरेंस मिल चुका था, संघ का क्लियरेंस मिल चुका था, राजनाथ सिंह ने पूरी बिसात बिछा दी थी उमा भारती के वापस आने के। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो उनकी जो है ना, वो जो पंछी जब जहाज पर वापस आ रहा था तो जिसे बोलते पतंग की जो धागा था उसको काट दिया गया था। अच्छा, ऐसा कुछ? मैंने तो पतंग भी नहीं देखी, धागा भी नहीं देखा, मैं इतना जानता हूं कि पंछी जहाज पर आया है। अच्छा गडकरी जी, आपको पार्टी का अध्यक्ष बने हुए अब आपका जैसे कहते हैं कि काफी टाइम हो गया और आप उसमें रच बस गए, जिसे बोलते हैं। पहले आप कहते थे मुझे दिल्ली नहीं समझ में आती, लेकिन आप रच बस गए हैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। ये बताइए कि आप अपने अध्यक्ष के इस पूरे का जो भी आपका कार्यकाल चल रहा है, आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, क्या खोया और क्या पाया। देखो, मैंने क्या खोया और क्यों पाया ये मेरे से ज्यादा आप ही तय कर सकती है। सब मुझे अच्छा सहयोग करते हैं, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। जब आप आए थे तो उसका आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं पार्टी का वजन बढ़ाऊंगा और अपना वजन गिराऊंगा। कहाँ है वो कहाँ पे है बात? पार्टी का वजन बढ़ा। आप लोग जितना पार्टी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड इतना बहुत लिखा जाता, उसको लगभग अब नहीं है, समाप्त हुआ है, कुछ नहीं आता। और जहां तक मेरी वजन की बात है, उसमें भी करीब 5 किलो कम हुआ और मुझे और कम करने का है। क्या ये मान लिया जाए कि नितिन गडकरी का डंडा चालू है? जो सही है वो सही है, उसको स्वीकार करके, और जो गलत है उसको मैं डंडा चलाने के लिए कम नहीं करूंगा। वैसे डंडा चलाने के लिए मैं मशहूर हूँ। मशहूर है? हाँ, जो मुझे पूरे जो जानते हैं मुझे, मैं जब मंत्री होता था तो वो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से मेरी स्वभाव को जानते हैं। तो सीनियर पार्टी के लीडर्स आपसे डरते हैं, डरने लगे हैं? नहीं, मुझे कोई डरते नहीं, सब मुझसे प्यार करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन जो लोग आपको जूनियर मानते थे वो आपको किस नजरिए से देखते हैं आज? देखो, जिनके लिए मैं जूनियर हूं उनके लिए जूनियर हूं। अडवाणी जी से मैं कभी सीनियर नहीं हो सकता और बड़ा नहीं हो सकता। अरुण जी, सुषमा जी मेरे से सीनियर है, राजनाथ सिंह जी मेरे से सीनियर है, डॉक्टर जोशी जी मेरे से सीनियर है, और सब बड़े नेता है। उनका कर्तृत्व, उनका अनुभव, उनका पार्टी का काम मेरे से कई गुना ज्यादा है। ये तो बड़ी बात है कि इन सब बड़े लोगों ने, मैं बहुत ही छोटा होने के बाद में भी मुझे संभाल लिया और मुझे सहयोग किया। पार्टी के ऐसे अध्यक्ष को जिसके पीछे आरएसएस का पूरा
सपोर्ट हो, वरद हस्त हो। देखो ये तो बात लोग मानते ही होंगे, इसलिए लोग शायद क्या डरते मानते हैं, होंगे। मैं डंके की चोट पर बताता हूँ कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और आरएसएस ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। पर आप अनुराधा जी एक बात याद रखें, लेकिन लीडर्स के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, होगा आप ना तो RSS कि का तो नहीं है। नागपुर में कैसे देखा जाता है उनके रवैये को। देखिए आपकी एक बात, पहली बात हो, आप आरएसएस पर बहुत अन्याय करती है। वैसे उनकी बाजू लेने की मुझे जरूरत नहीं, मैं बड़ा दबंग हूँ। तो ये मान तो लिया चर्चा जाए कि होती है। नितिन गडकरी अब दबंग नितिन गडकरी हो गए। मैं दबंग हूं तो आप तय करेंगे, मैं कौन कहूंगा। देखिए मैं तो एक जानता हूं, मैं चल रहा हूं, जो मेरे साथ है उनको साथ लेकर चल रहा हूं। जो राजनीतिक पार्टियां मेरा विरोध करेंगे उसके विरोध के बावजूद चल रहा हूं। जो मेरे विरोध करने का काम करेंगे तो उसके विरोध में जाकर ताकत से लड़कर आगे जाऊंगा। देखो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूं, मैं संघर्ष की बात करना चाहता हूं और जमीन की लड़ाई चाहता हूं, और लड़ने के लिए जो ललकारता उसको लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर कोई वार करने वाला हो तो सामने से वार करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी हिम्मत के साथ राजनीति, मैं चिंता नहीं करता किसी बात की। थैंक यू सो मच धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।